हाँ जी, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल, क्या हालचाल आप लोग का? अजय, खुशी, बबली, यस। तो क्या पढ़ना था आज? हाँ जी, क्या पढ़ना था आज, कोई बताएगा? बोलिए। यस, बताइएगा। गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। चले आगे चलते हैं। देखिएगा, आज से हमने कुछ पॉलिसी अपनी चेंज की है। आज हम लोग थर्सडे है और एवरी थर्सडे कुछ हमें रिवीजन करना है। ठीक है, आज से हमारी पॉलिसी चेंज हुई है, जो कि हमें सुबह पता चला अचानक से। और हाँ, तो इसीलिए आज हमने रिवीजन का प्लान किया है। आज हम रिवीजन करेंगे। सर, कौन से चैप्टर का, कोई बताएगा? बताओ बच्चे, कौन से चैप्टर का रिवीजन करना है, बताइए। सर, आपने लिख दिया है पहले से क्या, डेप्रिसिएशन का। तो जरा करेंगे रिवीजन मेरे साथ। यस सर, चले। तो एक मैं फ्लो चार्ट बनाऊंगा और आप फ्लो चार्ट भी अच्छे से बनाइएगा, जैसे हम बना रहे हैं। करा देंगे उसका भी नेक्स्ट थर्सडे को। वी आर प्लानिंग टू रिवाइज योर सिलेबस ऑन एवरी थर्सडे। ठीक है, एवरी थर्सडे को हम सिलेबस का रिवीजन कराएंगे। यस, बिल्कुल, रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो सो आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन रिवाइजिंग द थिंग्स, जो कि हम डेप्रिसिएशन का रिवीजन करेंगे। ठीक है, आज डेप्रिसिएशन का, गुड, आज हम डेप्रिसिएशन का ही रिवीजन करेंगे। तो आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि आई विल नॉट शो योर चैट। आप जितना चैट बॉक्स से दूर रहेंगे आपको बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो हम रिवीजन करेंगे डेप्रिसिएशन का और कोशिश करेंगे कि कम से कम चैट का यूज करें। ठीक है, तो इसलिए हम चैट को कर रहे हैं म्यूट, और आप सुनेंगे और जैसे हम बना रहे हैं वैसे आप बनाएंगे। ओके, चलिए, तो प्लीज स्टार्ट करेंगे रिवीजन ऑफ डेप्रिसिएशन। ध्यान से प्लीज, बहुत सिंसियरली कह रहा हूं, प्लीज इज्जत से करिएगा रिवीजन, बहुत मजा आएगा। चलिए, दिस इज डेप्रिसिएशन। दिस इज डेप्रिसिएशन। मैंने बोला डेप्रिसिएशन में आगे क्या था, इसमें मैंने कराया था आपको सबसे पहले AS 6, जिसमें मैंने बताया था कि दिस इज फॉर डेप्रिसिएशन। उसके आगे मैंने लिखाया था ब्रैकेट में, उसके आगे मैंने ब्रैकेट में लिखवाया था, क्या लिखवाया था? नॉट इन करेंट रूल। ये करेंट रूल में नहीं है, अप्लीकेबल ओनली इन यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटी। ठीक है, अच्छा, मैंने बोला कि ये था। आगे चलते हैं, इसके बाद मैंने इसमें बताया कि ये था डेप्रिसिएशन। अगर इसके बाद जो आता है जिसका नाम था AS 10, जिसको क्या बोला जाता था? फिक्स्ड एसेट्स। क्या बोला जाता था? फिक्स्ड एसेट्स बोला जाता था। इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। कौन मर्ज किया था? इन दोनों को मर्ज बाय कौन किया था? इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और सर, जब मर्ज हो गया तो कौन सा नया AS बना, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था AS 10। जिसका नाम था AS 10, जिसका पूरा नाम था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, दिस इज द न्यू AS। अच्छा, इसमें मैंने बताया था आपको कि क्या करना है। यहां पे मैंने लिखवाया था इफ क्वेश्चन
आस्क यू, अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है, AS6 इज फॉर, और आपके पास ऑप्शन देता है, ऑप्शन ए दैट इज डेप्रिसिएशन, ऑप्शन बी फिक्स्ड एसेट्स, ऑप्शन सी करेंट एसेट्स, ऑप्शन डी नॉन ऑफ द एबव। तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए दैट इज फिक्स्ड, सॉरी डेप्रिसिएशन। अच्छा, इसके बाद मैंने बोला था कि इसमें अगर दूसरा ऑप्शन देता है, इफ क्वेश्चन आस्क यू AS10 and if there is two option, the first option is, थोड़ा सा हमारा चार्ट ऊपर की तरफ जाएगा, प्लीज हम पहले बना लेते हैं उसके बाद बनाइएगा, हम करेक्शन करेंगे थोड़ा सा, नहीं तो कॉपी आपकी गंदी दिखेगी और हमें फोकस करना है, हमें रिवीजन पे, ठीक है। तो प्लीज अभी मत बनाइएगा, जब हम बना लेंगे तब बनाइए। इफ क्वेश्चन आस्क यू, इफ क्वेश्चन आस्क यू, क्या आस्क करता है आपसे, AS10 is for, if option A PPE, option B fixed assets, option C depreciation and option D all of the above, all of the above। तो हमने बोला कि अगर आप BHU एंट्रेंस या किसी और यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस दे रहे हैं तो प्लीज ऑलवेज अप्लाई दैट इज फिक्स एसेट्स, क्योंकि ये अभी भी अपडेट नहीं किए हैं। दे ऑलवेज आस्क यू पुराना क्वेश्चन, पुराना कंसेप्ट पूछते हैं, वो अभी भी आपसे रिपीटेटिव क्वेश्चन ही डिमांड करते हैं। तो प्लीज अप्लाई योर कॉमन सेंस, डू नॉट पैनिक। मैंने इसलिए लिखवा दिया है कि ये करेंट रूल है, लेकिन ये अप्लीकेबल किस पे है, सिर्फ इन यूनिवर्सिटीज में है। और AS10 जो कि मर्ज कर दिया गया किसके साथ, AS6 के साथ, और नया AS बनाया गया जिसका नाम था AS10, जिसका नाम है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ओके, यस सर, आगे चलते, आगे चलते, आगे मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, मेथड्स टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन। देखिएगा, बेसिकली दो मेथड हम पढ़े हैं अभी तक, जिसका नाम है पहला स्ट्रेट लाइन मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको हम दूसरे नाम से जानते हैं, क्या बोलते हैं बताएंगे, दूसरे नाम से जानते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। इसको हम तीसरे नाम से जानते हैं जिसका नाम है इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके सर, हाँ, तो इसमें क्या फॉर्मूला होता है, इसमें जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ, डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड लाइफ। हमने बोला सॉल्वेज वैल्यू को दूसरे नाम से क्या बोला जा सकता है, सॉल्वेज वैल्यू को दूसरे नाम से रेजिडुअल वैल्यू बोला जा सकता है, या स्क्रैप वैल्यू बोला जाता है, या स्क्रैप वैल्यू बोला जाता है। अच्छा, इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड, गुड। अच्छा, हमने बोला कॉस्ट में क्या क्या चीजें आएंगी, कॉस्ट में वो सारी चीजें आएंगी जो कि क्या क्या होती है, बताएगा कोई। हमने एक वर्ड यूज किया था आपसे, डिसमेंटलिंग एक्सपेंस, डिसमेंटलिंग एक्सपेंस। दूसरा चीज हमने बोला रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे, रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे। मैंने बोला था तीसरा इरेक्शन चार्ज, आएगा या नहीं आएगा, आएगा। आगे चलते हैं, जरा और आगे बढ़ते हैं। हम डिस्कस करेंगे नयन, परेशान मत होइए, हम डिस्कस करेंगे, पक्का करेंगे, डोंट वरी। आगे चलते हैं। हमने बोला था कि आपको एग्जामिनर कंफ्यूज कर सकता है, किसमें, आपको क्या क्या दे सकता है, गिवन दे सकता है आपको। पहला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे सकता है, ठीक है।
या दूसरा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दे सकता है। ठीक है, तो प्लीज इग्नोर करेंगे इसको, क्या करेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे, इसको हम इग्नोर करेंगे। अच्छा, इसके अलावा एस्टिमेटेड लाइफ को हम एस्टिमेटेड लाइफ ही बोलते हैं। दूसरा सॉल्वेज वैल्यू इज इक्वल्स टू नोन एज रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू। हाँ, इसमें और चीजें जो थी वो ये थी, क्या थी और चीजें बताएगा कोई, और क्या चीजें हो सकती हैं, अपना कॉमन सेंस क्या क्या लगा सकते हैं हम, अपना देख सकते हैं इसमें रेट ऑफ, इसमें और क्या क्या चीजें देख सकते हैं, इसमें डेप्रिसिएशन का जो अमाउंट होता है, इसमें जो डेप्रिसिएशन होता है वो हर साल इक्वल होता है, जो हर साल इक्वल होता है। दूसरा पॉइंट जो है इसमें क्या है, और क्या होता है बताइएगा फटाफट, और क्या होता है, डेप्रिसिएशन का अमाउंट क्या होता है, इक्वल होता है। इसके अलावा और क्या होता है बोलेंगे, यस आई एम एक्सपेक्टिंग एवरीवन, जल्दी बताओ, और क्या होता है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करती है इंक्रीज करती है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करती है, और क्या होता है इक्वल, एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है या नहीं होती है बताइएगा, एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है या नहीं, एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है या नहीं, बोले एसेट्स की वैल्यू जीरो होती है या नहीं, हम बैठ के आपका इंतजार कर रहे हैं, जल्दी बताइए। एसेट्स की वैल्यू जीरो नहीं होती है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको कंसीडर करनी पड़ती है किस मेथड में, स्ट्रेट लाइन मेथड में। स्ट्रेट लाइन मेथड को शॉर्ट में यहाँ पे हम एसएलएम भी कभी कभी बोल के आपको कंफ्यूज कर देते हैं। यही देखना चाह रहे थे तुम्हारा कंफ्यूजन। ओके, यहाँ पे एसेट्स की वैल्यू जीरो हो जाती है। ओके, आगे चलते, ठीक है, इसलिए हम चैट बॉक्स को बंद कर देते हैं कि आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। दूसरा मेथड जो होता है जिसका नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, रिटन डाउन वैल्यू मेथड विच इज ऑल्सो नोन एज, दूसरे नाम क्या बोलते हैं इसको, दूसरा नाम क्या होता है जिसका नाम होता है रेजिडुअल बैलेंस मेथड, जिसका दूसरा नाम क्या होता है रेजिडुअल बैलेंस मेथड। तीसरा नाम कोई बताएगा, इसका तीसरा नाम क्या होता है कोई बताएगा, इसका तीसरा नाम क्या होता है बताएगा कोई, हेडिंग डालिएगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। उस डायग्राम में उतना ही रहने देंगे, दूसरा डायग्राम हम बना रहे हैं जिसका पहला नाम होता है डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका दूसरा नाम होता है रेजिडुअल बैलेंस मेथड, रेजिडुअल बैलेंस मेथड, रेजिडुअल बैलेंस मेथड। कभी कभी किसी किसी बुक में रेजिडुअल को रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोल देता है, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी बोल देता है। अच्छा, इसमें हमने बोला था आपको क्या क्या इग्नोर करना है, हमें इग्नोर क्या क्या करना है कोई बताएगा, हमें इग्नोर करना है पॉइंट 1 एस्टिमेटेड लाइफ को इग्नोर करना है, हमने बोला दूसरा क्या इग्नोर करना है सॉल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू को इग्नोर करना है। हमने बोला तीसरा आपको क्या देता है ऑलवेज गिवन होता है, तीसरा और क्या इग्नोर करना है बताइएगा,
सर हमें हिंदी में याद है। हाँ ठीक है, आपको हिंदी में याद है, हम इंग्लिश में बता रहे हैं, आपको हिंदी में याद है ना, बस उस चीज को मेमोराइज कर लीजिए। आज हमें बस ये याद कराना है आपको कि क्या क्या चीजें हमने पढ़ी और क्या क्या चीजें आपको भूल चुका है। हमें बस वही कंफर्म करना है कि हाँ ये चीजें हमने पढ़े हैं, लेकिन हाँ लॉन्ग टाइम हो गया, तो हमने एक डे डिसाइड किया, डेट इज थर्सडे। तो हमने एक चैप्टर भी डिसाइड किया जिसमें हमें सब कुछ रिवाइज करा देना, आपको जितना चीजें बताएं वो सारी चीजें रिवाइज करा देना है। ओके, आगे चलते हैं। तीसरा हम बोले इसमें क्या क्या आपको इसमें गिवन होता है, क्या इसमें आपको गिवन होता है रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। क्या गिवन होता है? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होता है, जिसमें आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। परसेंटेज लेना होता है WDV में, वही मैंने अंग्रेजी में लिखा है, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन गिवन होता है क्वेश्चंस में। अच्छा, इसके अलावा हमें जो वैल्यू निकालनी होती है डेप्रिसिएशन की, वो किस पे वैल्यू निकालते हैं? क्लोजिंग वैल्यू पे उसकी वैल्यू निकालते हैं। सर क्लोजिंग वैल्यू मतलब WDV वैल्यू पे। WDV वैल्यू मतलब सर अंग्रेजी क्यों लिख रहे हो? WDV वैल्यू मतलब मान लो मैंने बोला कि एक एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल जैसे किसी मशीनरी की कॉस्ट है कितना? 10,000। किसी मशीनरी की कॉस्ट है 10,000, इसकी सॉल्वेज वैल्यू है 500 और एस्टिमेटेड लाइफ है 2 साल, एस्टिमेटेड लाइफ है 2 ईयर। तो अगर हम आपसे बोलें कि फाइंड आउट डेप्रिसिएशन, कौन कौन से मेथड से? फर्स्ट मेथड इज SLM एंड सेकेंड मेथड इज WDV। तो फटाफट बच्चे क्या करेंगे? SLM वाले बच्चे 10,000 माइनस 500 डिवाइडेड बाई 2 कितना आएगा? जल्दी बताइएगा, जल्दी बताइएगा कितना आएगा, बोलो फटाफट कितना आएगा? बहुत से बच्चे 4750 लिख रहे हैं, जो 4250 लिख रहे हैं प्लीज अपना मैथ सुधारिएगा। अच्छा 4750, ये डेप्रिसिएशन फिक्स रहेगा सर, फर्स्ट ईयर का भी यही होगा सर। मान लीजिए मशीनरी 10 साल तक चलती है तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन मशीनरी क्या होगा? मशीनरी पे डेप्रिसिएशन यही चार्ज होगा हर साल। अच्छा, अब आते हैं WDV में। WDV में कैसे निकालते हैं? WDV में निकालते हैं तो क्या करते हैं सर, यहाँ पे WDV में हम क्या क्या इग्नोर कर देंगे? चीजें इग्नोर कर देंगे, क्या? सॉल्वेज वैल्यू को हम इग्नोर कर देंगे और एस्टिमेटेड लाइफ को हम इग्नोर कर देते हैं। क्या लेते हैं? रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लेंगे। मान लो हमने बोला रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कितना है? 10,000। तो मेरा कॉस्ट कितना था? मेरी कॉस्ट थी 10,000 और इनका डेप्रिसिएशन जो लगा कितना है? एट द रेट ऑफ 10% इनका कितना हो गया? 1,000। क्लोजिंग वैल्यू कितनी हो गई? 9,000। ये क्या हो गई? WDV वैल्यू हो गई। समझ में आया? WDV वैल्यू कितनी हो गई? 9,000। तो हमें अब अगले साल डेप्रिसिएशन किस वैल्यू पे चार्ज करना है? डेट इज 9,000 पे चार्ज करना है, ना कि किस पे चार्ज करना है? ना कि 10,000 पे चार्ज करना है। तो ये चीज दिमाग में रखिएगा कि हमेशा कौन सी वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकलती है? WDV या क्लोजिंग वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकलती है। क्लियर हुआ बात? अच्छा, आगे चलते हैं। क्लोजिंग वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकलता है या तो किस पे निकलता है? या तो WDV वैल्यू पे डेप्रिसिएशन निकलता है। ओके, किसी को और कोई कंफ्यूजन है तो बताइएगा फटाफट। हाँ, एक चीज और, इसमें क्या जो डेप्रिसिएशन का अमाउंट होता है, वो पर ईयर क्या होता है? डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है? पर ईयर डिक्रीज करता है। तो ये सारी चीजें हम आपके नोट्स में लिखवाए हैं, बस एक बार उसको याद करने के लिए हमने एक सोचा कि आपको एक छोटा सा समरी चार्ट बनवा दे, जिससे आपको क्या हो, सारी चीजें याद आ जाएं। जो हिंदी मीडियम वाले हैं वो ये जान लें
कि हरास क्या होता है। हरास होता है जिसको बोलते हैं हम डेप्रिसिएशन, जिसमें पहले 2 एएस चलते थे, सॉरी पहले AS6 होता था उनका, जिसको बोलते थे हम डेप्रिसिएशन। लेकिन अभी भी स्टिल वो BHU या अदर यूनिवर्सिटी फॉलो कर रही है क्या, AS6 ही फॉलो कर रही है, मतलब सिर्फ MCQ पर्पज के लिए वो पढ़ाते हैं AS10। आगे चलते हैं। हाँ, AS10 जो होता था जिसका नाम था अचल संपत्ति, जिसको बोलते हैं फिक्स एसेट्स, इनको मर्ज कर दिया। कौन मर्ज किया, मर्ज मतलब मिला दिया गया। कौन मिलाया, ICI इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। और अगर बोला गया आपसे दूसरा जो नया AS है उसका नाम क्या था, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, जिसका नाम था प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। आपसे क्वेश्चन जैसे पूछा जाएगा, ये आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद करते हैं। आगे चलते हैं। मैंने बोला कि इसमें 2 मेथड होते हैं जो बेसिकली पूछे जाते हैं आपसे। जो पहला होता है अस्थायी क्रमागत पद्धति, जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, तीसरे नाम से जानते हैं इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड। ओके, जिसमें क्या फॉर्मूला निकाला जाता है, जिसका फॉर्मूला होता है लागत माइनस कबाड़ डिवाइडेड बाई कितना साल चला। सॉल्वेज वैल्यू को दूसरे नाम से जानते हैं रेजिडुअल वैल्यू, कबाड़ में कितना बिका, या स्क्रैप वैल्यू कितने का कबाड़ बिका। ओके, कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट में क्या क्या चीजें आती हैं, डिसमेंटलिंग एक्सपेंस आता है, रेडी टू यूज तक के सारे खर्चे आते हैं, मतलब मशीनरी को दुकान से लाने तक का, दुकान से घर तक लाने तक का सारा खर्चा लगाया जाता है। और इरेक्शन, पुरानी मशीनरी को हटाने का भी खर्चा किसमें जोड़ा जाता है, कॉस्ट में जोड़ा जाता है, मतलब लागत में जोड़ा जाता है। आपसे बोलेगा कि हम आपको बताएं कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा क्या देके, रेट ऑफ हाँ, एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करेगा क्या गिवन करके, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, जो कि आपको क्या करना है, इग्नोर करना है। अच्छा, इसके बाद डेप्रिसिएशन हमेशा क्या होता है, इक्वल अमाउंट पे लगता है, एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज करती है और 0 हो जाती है। लेकिन दूसरा मेथड मैंने बोला कि दूसरा मेथड जिसका नाम है रिटन डाउन वैल्यू मेथड, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, तीसरे नाम से जानते हैं रेजिडुअल बैलेंस मेथड। किसी किसी बुक में रेजिडुअल के जगह पे किसी किसी बुक में रेजिडुअल को रेजिडुइंग बैलेंस भी दिया रहता है। अच्छा, मैंने बोला क्या क्या इग्नोर करना है आपको, इग्नोर करना है एस्टिमेटेड लाइफ, सॉल्वेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, या इस सॉल्वेज वैल्यू, रेजिडुअल वैल्यू इग्नोर करना। आपके बुक में क्या क्या क्वेश्चन में क्या क्या गिवन होगा, गिवन होगा रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, क्लोजिंग वैल्यू किस पे निकालते हैं, WDV वैल्यू पे निकालते हैं, और डेप्रिसिएशन का अमाउंट पर ईयर डिक्रीज करता है। हाँ, इसके बाद लिख लीजिएगा एसेट्स की वैल्यू क्या होती है, 0 हो जाती है नहीं होती है, बोलेंगे एसेट्स की वैल्यू 0 होती है नहीं होती है, एसेट्स की वैल्यू 0 होती है या नहीं, एसेट्स की वैल्यू 0 होती है या नहीं होती है, बताइएगा, एसेट्स की वैल्यू 0 होती है या नहीं, एसेट्स की वैल्यू 0 होती है या नहीं, ये तो कंफ्यूज करना ही करना चाहिए हमें। नहीं होती। तो दिस इज योर summary video and this is your revision video that will help you to boost your confidence in your ठीक है, वही मैंने यहाँ लिखा है, कट किया है कि नहीं होती। हाँ, आज मैं कुछ क्वेश्चंस अभी आपको भेज देता हूँ आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे, जो कि आपको कर लेने चाहिए, जिससे कि आपका क्या होता है, कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको इस चैप्टर में और आसानी मिलेगी करने में। ठीक है, तो चलो आज के लिए बस इतना ही। विल स्टार्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पार्ट 1 फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स, और एवरी थर्सडे आप हमें वेडनेसडे को या ट्यूसडे को रात में बता देंगे सर हमें ये चैप्टर रिवाइज करना है। हम आके ऐसे एक 20 मिनट 25 मिनट या 30 मिनट की एक छोटी सी वीडियो बना देंगे, जिससे कि आपको क्या हो, सारा कंसेप्ट रिकॉल हो जाए। ठीक है, हाँ, इस वीडियो के लिंक को आप इज्जत से रख लीजिए, ताकि यह डाउनलोड करके रख लीजिएगा। और मैं अभी अपने चैनल पे दे देता हूँ, इसको अपने भी चैनल पे डाल देता हूँ, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिएगा, या इसको कहीं से डाउनलोड कर लीजिएगा, दोनों जगह का आपके लिए सेफ है, आपका चैनल है। ठीक है, हाँ, रही बात कि इसको जितना आप शेयर कर पाए करिए, ताकि आपको भी कंफ्यूजन हो, जो भी हो, जिनके आपके साथ भी जो पढ़ रहे हैं, हो सकता है कोई क्लास ना ले पा रहा हो, तो उनको भी हेल्प हो जाए। ठीक है, तो चलिए, तो आई थिंक सबको कंफ्यूजन नहीं होगा, कुछ किसी को है तो पूछ लो, स्टिल किसी को दिक्कत है कोई पॉइंट में ऐसा जो नहीं समझ में आया तो पूछ लो फटाफट, फिर हम ओवर करेंगे क्लास को।
बोलो, किसी को कंफ्यूजन है तो बताइए। किसी को कंफ्यूजन होती है तो बताइए, या किसी को कंफ्यूजन है तो बोलो फटाफट। बाय सर, मतलब सबको कंफ्यूजन नहीं है, हमसे ज्यादा बच्चे को जल्दी है। चलो कोई नहीं, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।